चलिए सभी लोग जुड़ गए। आप लोग सुन पा रहे हैं? आई एम ऑडिबल और नॉट? चलिए, आज हम जिस टॉपिक को लेकर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं या करने जा रहे हैं, वह बहुत नया टॉपिक नहीं है आपके लिए। बहुत बार आप इस टॉपिक से गुजरे हैं, टाइप टॉपिक को आपने जाना है, समझा है। उसी को मैं बस आज रिमाइंड कराने का प्रयास करूंगा। तो चलिए, इसको आप नॉर्मली सेकेंडरी लेवल पे पढ़ते हैं। सेकेंडरी लेवल पे यानी हाई स्कूल भी हम लोग कर सकते हैं, हाई स्कूल लेवल पे पढ़ते हैं। उसी को हम लोग आज रिमाइंड करेंगे, ठीक है। लेकिन अब यहाँ हमको दो चीजें समझनी है। हमारे अपने जो हम लोग पेपर जिसकी हम लोग चर्चा करते हैं, विशेषकर टेक्निक्स ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस, देन वी हैव टू लर्न अबाउट द सम मैथमेटिकल टूल्स which are used in इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक एनालिसिस, ठीक है। तो यहाँ हमको ये चीज जानना है, थोड़ी सी मैथमेटिक्स कौन सी हमारे काम के लायक है, उन उन तकनीकों को हमको जानना है, और फिर उसका अर्थशास्त्र के विश्लेषण में हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो इस क्रम में हमारा जो पहला टॉपिक है, आप जो है वह है इक्वेशन। आप सभी लोग जानते हैं इक्वेशन क्या है। कितने लोग बताएंगे प्लीज? थोड़ा हम आपसे जानना चाहेंगे कि इक्वेशन क्या है, थोड़ा आप लोग बताइए। नितेश, प्रणव, कोई भी बताइए। व्हाट इज द इक्वेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स? Two or more variables. टू और मोर वेरिएबल्स। चलिए नेक्स्ट। सर Sir, जिसमें सर process चार of अचर को equating one thing with another. क्या हुआ? Process कुमार of कुमार equating one. Sir, process of equating one thing with another. चलिए, प्रिया कुमारी, प्रिया सर कुमारी। equation is an mathematical sentence that has two equal sides separated by a equal sign. चलिए ठीक है। और Sir, a statement that two quantities are equal, that is called equation. चलिए बहुत अच्छा। और An equation is a statement showing the equality of two expressions. वेरी वेरी नाइस। आप सभी ने, मैं बात था, सभी आप लोग ने कमे बेशी जो भी आपने समझा, आपके मस्तिष्क में जो भी बात आ रही है, चीजें सही आ रही है, लेकिन आप उसको अपना अपना एक्सप्रेस करने का तरीका अलग होता है। देयर इज अ डिफरेंट वे ऑफ एक्सप्रेसिंग योर व्यूज इन फ्रंट ऑफ एनी पर्सन और एनी प्लेसेस। तो आपने जो भी बताया सभी का मिला जुला के अच्छा ही था, बढ़िया आप लोगों ने प्रयास किया। लेकिन जो हम लोग जनरली मैथमेटिकल टर्म में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो कहते हैं ए स्टेटमेंट ऑफ इक्वेटिंग बिटवीन टू क्वांटिटीज इज कॉल्ड एन इक्वेशन। फॉर इंस्टेंस 6x is equal to 18 states the equality between 6x and 18, hence it is equation। तो आप लोग में से कई लोगों ने ये बात कही भी कि हम दो क्वांटिटीज को इक्वलिटी के साइन से एक्सप्रेस करते हैं। फिर यहाँ पे एक बात आ जाती है कि कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि कुछ फॉर्मूले जैसे होते हैं कि हम लोग इसको इस तरह से लिख देते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस 2ab। ए भी इक्वालिटी के साइन में है, ठीक है। दिस इज ऑल्सो सेपरेटेड बाय इक्वालिटी साइन। वेदर आर यू एबल टू से दैट इट इज द इक्वेशन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Why? No, sir. Why it is not called an equation?
ठीक है। तो यही छोटी छोटी चीजें जो आपने 10th क्लास में, हाई स्कूल में और इंटरमीडिएट में पढ़ा, 9th में भी पढ़ा, उसको अपने छोटी छोटी बातों को ध्यान नहीं रहे, क्योंकि हम इकोनॉमिक्स में जब भी जो भी इकोनॉमिक वेरिएबल्स की एनालिसिस करेंगे तो वहां पे इन छोटी छोटी चीजों को हमको जानना जरूरी होगा। ठीक है। तो पहला जो आपने स्लाइड में दिख रहा है, ए स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी बिटवीन टू क्वांटिटीज इज कॉल्ड एन इक्वेशन। फॉर इंस्टेंस 6x इज इक्वल टू 18 स्टेट द इक्वलिटी बिटवीन 6x एंड 18, हिंस इट इज इक्वेशन, एन इक्वेशन होना चाहिए था। अगला, इक्वलिटी ट्रू फॉर पार्टिकुलर वैल्यू और वैल्यूज आर कॉल्ड इक्वेशन। जैसे यहाँ पे हमने लिया है 6x इक्वल टू 18। अब इसको जब सॉल्व करते हैं तब हमारा हो जाता है और x इक्वल टू 3। अब ये जो इक्वेशन बना, इस इक्वेशन के लिए हमको x की जो वैल्यू 3 मिली, ये केवल इसी कंडीशन के लिए ट्रू होता है इक्वेशन के लिए। द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इक्वेशन और आइडेंटिटी पहले हम लोग डिफाइन कर लें। इफ द इक्वालिटी इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज असाइन्ड टू x, देन इट इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी। जैसे यहीं पे हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पे a और x यहाँ पे रख दे, यहाँ पे y रख दे, और x और y दोनों ही वेरिएबल्स हो जाएंगे। ठीक है। तब उसके संदर्भ में जो भी ये एक्सपेंशन आएगा, दैट इज बिकम आइडेंटिटी। उसके लिए कोई भी वैल्यू रखेंगे तो वो सही हो जाएगा, बट इसके लिए हमारा कोई भी वैल्यू हम x के लिए रखेंगे तो ये सही नहीं होगा। दैट इज द बेसिक डिफरेंस। ठीक है। किसी क्वेश्चन में कुछ पूछना है? दिस इज द आइडेंटिटी। समीर, आर यू हियर? Yes, sir. समीर? Yes, sir. हाँ, समीर उरांव। Yes, sir. हाँ, प्लीज टेल अबाउट द आइडेंटिटी। Sir, identity is something which is applicable only when we put any value for that identity. It satisfied that equation. Identity. For example, in above identity, if we substitute any value for a and b, it satisfies. yeah. It satisfies the above identity. ओके। तो फिर एक इसका मतलब ये हुआ कि आप इसके बेसिक कंसेप्ट से काफी आप सभी लोग जानते हैं। फर्स्ट हम थोड़ा सा उसको रिमाइंड कराना चाह रहे थे और कुछ नहीं। चलिए, अब इस इक्वेशन में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं। ठीक है। टाइप्स ऑफ इक्वेशन, क्योंकि यहीं से बात हमारा आगे चलता है। टाइप्स ऑफ इक्वेशन आपने पढ़ा होगा, क्या इस तरह से पढ़ा? ये ऐसा नहीं कि ये जो हमने क्लासिफिकेशन कर दिया है ये अल्टीमेट, दिस इज द लास्ट क्लासिफिकेशन और इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। ये केवल आपको समझने के लिए किया है मैंने। ठीक है। इससे कुछ अलग भी आप कर सकते हैं, आपको जितना समझ, लेकिन हमने जो समझा इक्वेशन के रिलेशन में, उसके संदर्भ में क्या टाइप्स ऑफ इक्वेशन। टाइप्स ऑफ इक्वेशन मतलब इक्वेशन को जब भी हम क्लासिफाई करें तो देयर इज टू बेसिस। वन इज द ऑन बेसिस ऑफ नंबर ऑफ वेरिएबल्स और दूसरा है ऑन पावर ऑफ अननोन वेरिएबल्स। जब इक्वेशन में हम लोग जब लेते हैं तो एक तो हो गया कि एक इक्वेशन में कितने वेरिएबल्स है। सपोज 3x प्लस 8 इक्वल टू 15। जैसे अभी आप एक फंक्शनल रिलेशनशिप की बात करते हैं, इकोनॉमिक्स में हम लोग बात करते हैं, तो हम लिखते हैं कि dx इज इक्वल टू, या हम सिंपल लिखते हैं x इज द फंक्शन ऑफ 8 माइनस 5p। ये कुछ नहीं है, मात्र x इज द फंक्शन ऑफ p, यानी एक तरह से डिमांड फंक्शन को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, डिमांड फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हम ले लिया, हमारे पास दो वेरिएबल्स हो गए,
एक ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड वेरिएबल हो गया। ठीक है, कई बार हमारे पास 3x इजकल टू 8 आ गया, देन x इजकल टू 8/3, यहां पे एक ही वेरिएबल्स हो गए। कभी कभी हमारे पास क्वेश्चन ऐसा आ जाता है नंबर ऑफ वेरिएबल्स के हिसाब से, नंबर ऑफ वेरिएबल के हिसाब से सपोज हमारे पास इक्वेशन बनता है 2x प्लस 3y प्लस 5z इजकल टू। सर बोर्ड क्लियर नहीं है। अब क्या किया जाए, बोर्ड क्लियर नहीं है तो इससे हमारे पास और कोई दूसरा विकल्प है नहीं, क्योंकि और मैथमेटिक्स को आप पोता पीपीटी से पढ़ाया भी नहीं जा सकता है। ठीक है, सर देखिएगा ही नहीं तो समझेंगे कैसे। अब तो नहीं दिखेगा तो अब क्या किया जाए बताइए। कुछ भी नहीं दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है। दिख रहा है सर, ब्लर आ रहा है हल्का हल्का। सर यस सर ब्लर आ रहा है। सर अभी वाला लिखे हैं आपने शायद 2x प्लस 3y 5z इक्वल 10। ये सर अभी सही हो गया है। अब ठीक हो गया सर। चलिए चलिए, वो इसका मतलब वो मार्कर की समस्या थी। चलिए वो मार्कर को हमने हटा दिया। ठीक है, इसमें आपने देख लिया। हाँ बोलिए। नहीं सर, मार्कर की नहीं, बोर्ड की समस्या थी। बोर्ड तो सेम है, मार्कर तो वही है। ठीक है, मार्कर फिर से ब्लर हो गया, बोर्ड नहीं बदल। चलिए 2x 3y 5z, तो इसमें क्या हुआ कि वेरिएबल्स के नंबर 3 हो गए, 1 2 एंड 3, ये 3। तो इसके आधार पे हम लोग इक्वेशन को हम लोग क्लासिफाई करते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ वेरिएबल्स एक हो जाता है पहला टाइप वन वेरिएबल इक्वेशन, दूसरा होता है साइमल्टेनियस इक्वेशन। अब साइमल्टेनियस इक्वेशन में हम लोग क्या करते हैं, साइमल्टेनियस इक्वेशन में दो तरह के हमारे पास सिचुएशंस आते हैं। एक आता है टू वेरिएबल टाइप इक्वेशन, टू वेरिएबल टाइप साइमल्टेनियस इक्वेशन, और मोर देन टू वेरिएबल टाइप साइमल्टेनियस इक्वेशन। जैसे इसी को हमको सॉल्व करना होगा, इसी से रिलेटेड हमको अगर कोई क्वेश्चन मिलता है, ठीक है, तो हम यहाँ पे हमारे पास 3x प्लस 5y प्लस 7z इजकल टू 19, फिर हमारे पास 4x प्लस 7y प्लस 9z इजकल टू 23। ये तीन इक्वेशंस आ गई। दिस इज द आल्सो सेट ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन। साइमल्टेनियस का मतलब ये होता है कि इफ वी आर पेयरिंग सम इक्वेशंस फॉर सॉल्विंग दैट इक्वेशन, देन इट इज कॉल्ड साइमल्टेनियस इक्वेशन। ठीक है, तो ये बात कर रहे थे कि अब देखिए यहाँ पे ये हो गया कि आपका तीन वेरिएबल केस हो गया। तो तीन वेरिएबल केस में आपने क्या किया, तीन इक्वेशंस का आपने सेट बनाया, और यहाँ पर भी साइमल्टेनियस इक्वेशन की तरह सॉल्व करते हैं। आप क्या करते हैं, पहले दो का पेयर बना लेते हैं, उसमें ए का वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ये भी तरीका है हमारे पास कि दो कैसे हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, इसका भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, ये हो गया आपको दो से अधिक चरों के लिए, दो से अधिक वेरिएबल्स के लिए। पावर के बेसिस पे हम लोग जब बात करते हैं, ठीक है, तो पावर के बेसिस पे आप देख लीजिए ऑन पावर ऑफ द अननोन वेरिएबल। तो जब पावर ऑफ द अननोन वेरिएबल की बात करते हैं तो उसमें हम जनरली दो टाइप कर सकते थे हम लोग, लेकिन हमने थोड़ा सा समझने के लिए चार कर दिया। एक तो आपका लीनियर हो गया, जैसे अभी हम लोगों ने एक एग्जांपल लिया था 6x इज इक्वल टू 18, ये हमने इक्वेशन लिया था। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं जो अननोन वैल्यू का, इस अननोन वैल्यू का हाईएस्ट पावर क्या है, और जो हाईएस्ट पावर इस अननोन वैल्यू का जो भी होगा, दैट पावर डिनोट्स और एक्सप्रेस अबाउट द डिग्री ऑफ दैट इक्वेशन। तो वो इक्वेशन या डिग्री कर सकते हैं या टाइप कर सकते हैं, को समीकरण का क्या टाइप है, अगर क्लासिफिकेशन की बात करें
तो जब जिसकी पावर 1 हो जाए, यहाँ पे कुछ नहीं है, दैट मीन्स हम लोग मान के चलते हैं कि 1 है, तब इसको हम लोग कहते हैं लीनियर इक्वेशन। ये आपने पढ़ लिया है, ऐसा नहीं कि मैं आपको बहुत नया चीज पढ़ा रहा हूँ, बट बस आपको रिकॉल कराने का मेरा प्रयास है। दूसरा ये है कि अगर यहाँ पे पावर 2 हो जाएगा, देन इट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने पढ़ लिया है। अगर यही अननोन वैल्यूज के पावर 3 हो जाएंगे, देन इट बिकम क्यूबिक इक्वेशन। फिर अगर मोर देन एक्स कर पावर 4 हो जाएगा, तो आप कहेंगे इसलिए हमने इसको कहा मोर देन 3, यहां नीचे मोर देन 3 वेरिएबल गलती से लिख गया है, मोर देन 3 पावर होना चाहिए था यहाँ पे। ठीक है, लास्ट में क्लासिफिकेशन में। तो चलिए एक इक्वेशन है 2 वेरिएबल के केस का, यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। इक्वेशन इन 2 अननोन्स हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन पेयर्स। फॉर एग्जांपल x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। ठीक है, if true when x is equal to 1, then y is equal to 2. If x is equal to 3 and y is equal to 0, if x is equal to -2 and y is equal to 5 and so on। तो इस तरह से हम अगर कोई इस तरह से पोलिनोमियल्स लेते हैं या कोई इक्वेशन लेते हैं, ठीक है, तो इस तरह से उसके हम लोग असंख्य इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हम लोग निकाल सकते हैं। ये भी हम लोग इक्वेशन के जरिए सीख सकते हैं। ठीक है, उस पर हम लोग विचार कर लें। इक्वेशन में हम लोग इस सिलेबस में जो दिया गया है, इसमें हमको 2 चीजों के बारे में पढ़ना है। एक तो हमको पढ़ना है लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन। ठीक है, दूसरा हमको पढ़ना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यही 2 इसमें सिलेबस में आपके मेंशन है और इन्हीं दोनों को पढ़ना है। अब लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन क्या है, इसको हम लोग समझने के लिए कुछ प्रयास करते हैं, क्या होता है। साइमल्टेनियस इक्वेशन क्या होता है? देयर इज वन पेयर ऑफ वैल्यू दैट सॉल्व बोथ दीज इक्वेशंस। यहां हम कह सकते हैं कि साइमल्टेनियस इक्वेशंस आर द पेयर ऑफ 2 or more than 2 equations for expressing the certain mathematical relationship between 2 or more than 2 variables। क्योंकि साइमल्टेनियस इक्वेशन की जब बात करते हैं तो हमारे पास ax प्लस bx इज इक्वल टू c, यहां पे हम लोग कह सकते हैं a1 कह सकते, ए भी कर सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पे a2 x प्लस b2 y इक्वल टू c। ये इस तरह के पेयर्स जब आएंगे तभी हम लोग साइमल्टेनियस इक्वेशन करते हैं, जो अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया। ठीक है, अब हमारे पास जो इसमें इकोनॉमिक्स में हम डायरेक्ट इसको जोड़ते हैं, इकोनॉमिक्स में इसका कैसे इस्तेमाल होता है। जैसे अभी आपने बताया
लेकिन इसको इकोनॉमिक्स से जोड़ने से पहले एक बात हम आपको बता दें कि इसका सॉल्यूशन कैसे होता है। सॉल्यूशन ऑफ एसई साइमल्टेनियस इक्वेशन। जनरली सॉल्यूशन के लिए इसके दो मेथड्स को हम लोग यूज कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स में बेसिकली दो मेथड का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। एक को हम लोग कह सकते हैं ग्राफिकल मेथड, और दूसरे को हम लोग कहते हैं इल्यूमिनेशन मेथड। दूसरे को हम लोग कहते हैं इल्यूमिनेशन मेथड। ठीक है, इल्यूमिनेशन मेथड। बोर्ड इज नॉट क्लियर। साइमल्टेनियस इक्वेशन की बात करते हैं, और डायरेक्ट हम, चूंकि आप लोग मैथमेटिक्स में आपने बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपने इस तरह से देखे हैं, आपने किया है, बट इकोनॉमिक्स में इसका एप्लीकेशन कैसे करते हैं इसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेंगे। लेकिन सबसे पहले आप लिख लीजिए सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, साइमल्टेनियस, पहले लिख लीजिए साइमल्टेनियस इक्वेशन क्या होता है। लिख लीजिए इक्वेशन सच एज, लिख लीजिए, सुनाई तो दे रहा है ना? Yes, sir. हेलो, Yes, sir. हाँ लिखिए इक्वेशन सच एज equation such as 2x minus 3y is equal to 1 and 3x plus 5y is equal to 3, which are satisfied the, ये बोर्ड में तो लिखा था मैंने, वो दिख ही नहीं रहा है। 2x minus 3y is equal to 1 and 3x plus 5y is equal to 3, which are satisfied by the same value which are satisfied by the same value of the unknown quantities ब्रैकेट में लिख लीजिए x is equal to a, y is equal to b। are called simultaneous equation, चलिए हेडिंग दीजिए अगला, सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन लिख लीजिए। टू सॉल्व साइमल्टेनियस इक्वेशन, देखिए यहां ऊपर में भी लिखा है, टू सॉल्व साइमल्टेनियस इक्वेशंस we require as many distinct and independent equations as there are unknown to be found. To solve simultaneous equation, we require as many distinct and independent equations as there are unknown
टू बी फाउंड। इसका अर्थ ये कहता है कि साइमल्टेनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन हमको फाइंड आउट करने के लिए हमको ये तय करना होगा पहले कि उसमें कितने अननोन वेरिएबल्स हैं। सपोज देयर आर 2 अननोन वेरिएबल्स of which values to be known, then there is a need of 2 sets of equation, one set of 2 equation, मतलब 2 समीकरणों का 2 इक्वेशन का एक सेट हमको होना चाहिए जिसमें वो वैल्यूज होने चाहिए। पहला लिखिए, if 2 unknowns have to be determined, if 2 unknowns have to be determined, if 2 unknowns have to be determined, comma, 2 distinct equations are required. Two distinct equations are required, comma, if three unknowns, श्रेया आप अपना माइक ऑफ करें। श्रेयांश कौन है? श्रेयांश कौन हो? वही, ठीक है। इफ 3 unknowns, then 3 equations are needed, and so on, and so on. So please repeat this line. If 2 equations have to be determined, if 2 unknowns have to be determined, 2 distinct equations are required, comma, if 3 unknowns, then 3 equations are needed, and so on. Three equations are needed, 3 equations are needed, and so on. अर्थ इसका यही है कि जब दो अननोन वैल्यूज होंगे तो उनके सॉल्यूशन के लिए हमें क्या करना चाहिए? 2 इक्वेशन चाहिए। अगर 3 अननोन वैल्यूज होंगे तो 3 इक्वेशन चाहिए, या 4 अननोन वैल्यूज हैं और उनका सॉल्यूशन हमको चाहिए। अगर साइमल्टेनियस मेथड से करना चाहते हैं तो हमको 4 वेरिएबल वाले 4 इक्वेशंस चाहिए होगा, ठीक है। ये कह रहा है। अब इसमें हमने 2 मेथड्स बताए आपको कि साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने के 2 मेथड्स होते हैं। एक को आप कहते हैं ग्राफिकल मेथड, ठीक है। दूसरे को हम लोग कहते हैं हम लोग एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड। सेकंड इज द सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं। यहां पे देख लीजिए, यहां आपके पीपीटी में 2 इक्वेशन दिखाए गए। इसका इकोनॉमिक्स में एप्लीकेशन कैसे होता है, क्या है, हम इसी को पहले समझ लेते हैं। ठीक है, आपने इकोनॉमिक्स से फंक्शनल रिलेशनशिप पढ़ा है कि नहीं? बताइए। व्हाट इज द डिमांड फंक्शन? व्हाट इज द डिमांड फंक्शन? सबसे पहले बता दीजिए आप लोग, डिमांड फंक्शन क्या होता है? व्हाट इज द डिमांड फंक्शन? Price and other factors also. आपको पढ़ाया गया होगा ना कंज्यूमर बिहेवियर में।
Yes, sir. Yes, sir. The quantity demanded is inversely proportional to the price of that commodity, and it has several factors which remain as a constant in a short term, and in long term they could be changed. वेरी नाइस। इनका कहना यह था कि सपोज एक्स इज द क्वांटिटी डिमांडेड, देन पी इज द फंक्शन ऑफ एक्स इज द फंक्शन ऑफ पी, assuming that set par, then there is a functional relationship between x and p। यही कहना चाह रहे हैं ना आप श्रेयांश? यस सर, यही कहना चाह रहे थे ना। अब इसी को मैं इकोनॉमिक्स में जब हम लोग धीरे धीरे हम लोग मैथमेटिक्स की तरफ बढ़ रहे हैं, तो इसी को अगर मैथमेटिक्स में लिखना होगा तो हमारा लिखने का तरीका क्या होता है उसको देख लीजिए। हम लोग इसको जनरली लिखते हैं एक्स इज ए माइनस बी पी, ठीक है। ये तरीका होता है। आपने जो अभी जो बताया, डेफिनेशन बताया श्रेयांश ने, कि इफ रेस्ट थिंग्स आर रिमेनिंग कांस्टेंट then there is a inverse relationship between quantity demanded and price, ठीक है। अब इस इक्वेशन में कौन क्या है इसको थोड़ा सा आप लोग नोट कर लीजिए। X is known as quantity demanded, quantity demanded, ठीक है। A is nothing but it is the intercept or constant throughout the analysis। B is the coefficient, B is the coefficient which determine the rate of change in P, rate of change in P। Are you getting my point? Yes, sir. तो बड़ा सिंपल है, बट ये चीजें आपको जाननी जरूरी है। अगर ये सारी चीजें आप नहीं जानते हैं तो इकोनॉमिक्स जानते हुए, मैथमेटिक्स अलग से जानते हैं, आप उसका इंटरप्रिटेशन और उसका एनालिसिस नहीं कर पाएंगे। अब देखिए हम लोग एक इकोनॉमिक थ्योरी को मैथमेटिक्स के फॉर्म में किस तरह से एस्टेब्लिश करें। तो हमने बताया कि B इज द कोएफिशिएंट ऑफ P एंड B डिटरमिन द इन विच रेट विल चेंज द P, ठीक है। तो P किस वैल्यू, किस मात्रा में, किस रूप में परिवर्तित होगा, यह दर, यह स्थिति तय करता है B, ठीक है। और इसी को हम लोग आगे जब एनालिसिस करेंगे तो दिस कोएफिशिएंट इज आल्सो नोन एज स्लोप ऑफ दी P। जब ग्राफिकल इसका एनालिसिस करेंगे तो आगे हम बात करेंगे, इसलिए हमने यहां थोड़ा सा कर दिया। एंड P इज द प्राइस and independent variable, ठीक है। अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी तो हम लोग एक दूसरे फंक्शन की बात करें। इसमें किसी को कुछ पूछना है? No, sir. इसमें ये सारी बातें कितने लोग पहले से जानते थे, बताइए। सर मैथ्स में वो स्ट्रेट लाइन सब जानते थे मैथ्स में, लेकिन इकोनॉमिक्स में? हाँ सर, इकोनॉमिक्स में भी सर, इकोनॉमिक्स में भी। चलिए, आप लोग जानते थे लेकिन आप बोल नहीं पा रहे थे, इसलिए मुझे टाइम खराब करना पड़ा इतना। चलिए, इसी तरह से चलिए
एक्स एस, अब एक्स एस इज अ फंक्शन ऑफ पी, यहां हमने डी कर दिया। अब इसको जरा आप लोग हमको डिफाइन करके बता दीजिए, ये क्या, बोलिए। Sir, कि quantity demanded is related to the price inversely. वो तो है सर। The law of demand states that there is an inverse relation between the price and quantity demanded of a commodity. मैडम ओंकार, मैडम आप ध्यान नहीं दे रही हैं, यहाँ पे लिखा हुआ एस एक्स लिखा हुआ, यहाँ एस डी लिखा, एक्स डी लिखा हुआ था, इसलिए वो आप सप्लाई सप्लाई तो हाँ, तो सप्लाई फंक्शन में क्या कहेंगे बताइए। सर वो डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन Supply सर function. पॉजिटिव रिलेशन होता है दोनों के बीच में, प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड के बीच में पॉजिटिव रिलेशन। चलिए इस फंक्शन को डिफाइन कर लीजिए आप सप्लाइड लोग। इज पॉजिटिव रिलेटेड टू प्राइस। इस फंक्शन को आप डिफाइन करिए, कैसे डिफाइन करेंगे सर A plus B हो जाएगा। लिख लीजिए, इफ रेट थिंग्स आर रिमेनिंग कांस्टेंट, इफ रेट थिंग्स आर remaining constant, then there is a functional relationship between, if rate things are constant or set par, then there is a functional relationship between price and quantity supplied. 4. So please repeat once. If rest things are remaining constant or set par, then there is a functional relationship between price and quantity supplied for. It also depicts that if the price of commodity will rise, then quantity supply will also rise. अर्थात कि जब प्राइस में राइज होगा, देन क्वांटिटी सप्लाई भी राइज करेगा। ठीक है, अब इसी चीज को आपने यहां पे जो देखा, इसी को हम लोग कहेंगे एक्स एस इज इक्वल टू सी प्लस डी पी इज अ सप्लाई फंक्शन। इसको आप लिख लीजिए डिमांड फंक्शन। ये एक आइडियल इक्वेशन है, डिमांड फंक्शन, सॉरी ये इक्वेशन हो जाएगा, डिमांड फंक्शन नहीं, ये इक्वेशन हो जाएगा, सप्लाई इक्वेशन हो जाएगा, और ये सप्लाई इक्वेशन हो गया, और ये सप्लाई फंक्शन हो गया। दोनों में अंतर है, ये छोटी छोटी चीजें आपको दिमाग में रखनी है। ये हो जाएगा आपका डिमांड फंक्शन। ठीक है, ये दो बातें क्लियर हो गई। यस सर। डिमांड में x इक्वल टू वन अपॉन एफ भी हो जाएगा ना? क्या डिमांड में? डिमांड में निगेटिव रहता है ना, और सप्लाई में पॉजिटिव होता है, दोनों। तो यहाँ क्या है? पर इसमें नहीं, फंक्शन में। किसमें? यहाँ पे ऊपर। हाँ यहाँ पे
Yes, sir. यहाँ पे क्या होना चाहिए? X equal to 1 upon F in P. 1 अपॉन FP क्योंकि निगेटिव होता है ना। अच्छा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल को आप जाना चाह रहे हैं। देखिए, अगर ये सेट पार लिखेंगे तब तो आप वैसा लिख सकते हैं, ठीक है। अगर सेट पार लिखेंगे तब आप जो कह रही हैं उसको आप इस रूप में लिख सकते हैं जो आप कहना चाह रही हैं कि एक्स डी इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ पी सेट पार, ये लिख सकते हैं जब ये बात लिखते हैं। लेकिन हमेशा इस बात को आप नहीं लिखते हैं। यही चीजें मैंने कल आपको डायनेमिक एनालिसिस में, सॉरी स्टैटिक एनालिसिस में बताया था आपको। आप देखिए यहाँ पे एक्स डी हमने टाइम नहीं मेंशन किया है, यहाँ पर भी पी को मेंशन टाइम नहीं मेंशन किया है। अब हम जब इसको फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल करने लगेंगे, अब आप सिंपल से बता दीजिए हमको कि इसी चीज को हमने एक्स डी बराबर सिंपल एफ पी लिख दिया, या यहां इसी इक्वेशन को हमने लिख दिया ए माइनस बीपी लिख दिया। तो यहां हम हमेशा सेट पर इस्तेमाल नहीं करते। बात एक्स डी बराबर एफ पी मतलब फंक्शन पी और इक्वल टू इस रूप में लिखते हैं, हम जनरली ऐसा लिखते हैं। आप जो कह रही हैं उसको लिखने के लिए ये कंडीशन आपको हमसे इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। अब ऐसा हमने पी के साथ रिलेशन बना दिया। अब यहाँ पे सेट पार करना जरूरी है। यहाँ पे सेट पार ना भी कर रहे हैं तो भी काम चल जाएगा। कारण क्या है कि अब ये कमोडिटी यहाँ पे नॉर्मल प्रकार की कमोडिटी है, इसलिए जैसा नेगेटिव साइन है। अगर ऐसा नहीं भी लिखते हैं पी बराबर ये फंक्शन, ये भी गलत नहीं है। कारण क्या है कि आपने तो कह दिया कि इनवर्स रिलेशनशिप है, लेकिन जरूरी नहीं है। अगर वह कमोडिटी ऐसा होगा कि नॉर्मल प्रकार की, नॉर्मल नहीं होगी, लग्जरियस कमोडिटी होगी या कुछ इस तरह की कमोडिटी होगी जिसकी प्राइस बढ़ने के साथ ही लोग उसको खरीदना चाहते हैं, कुछ चीजें होती हैं या कुछ इसेंशियल कमोडिटीज हो जाती है। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। तो वहां पे ये रिलेशन एग्जिस्ट करता है। इसलिए आप जो ये करें 1 अपॉन एफ पी, ये बहुत ही रेयर में आपको लिखते हुए मिलेगा। आप जनरली आप इसको इस नोशन से जानिए। और जो लॉ आपने बताया कि देयर इज द इनवर्स रिलेशनशिप, वो लॉ को आपको डिफाइन करना होगा, ठीक है। तो हमारे पास दो इक्वेशन यहाँ पे बन के आते हैं। अगर एक तरह से देखें तो एक डिमांड इक्वेशन, एक सप्लाई इक्वेशन, ठीक है। हमारे पास डिमांड इक्वेशन आया एक्स डी इज इक्वल टू ए माइनस बी एक्स, सॉरी बी पी और एक्स एस बराबर सी प्लस डी पी। इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया, ठीक है। आपके पीपीटी में अगर जरा सा ध्यान दीजिए तो इसमें लिखा है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3 और दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब यहां से देखिए वाई माइनस एक्स इक्वल 1 है। ओ सॉरी वाई माइनस एक्स, ठीक है। अब यहां पे ध्यान दीजिए, अब ये टर्म इधर चले जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स, यही होगा ना? यस सर। यस सर। अच्छा, यही चीज अगर इसको हम थोड़ा सा और चेंज कर सकते हैं तो हम कहें y इस तरह से देखेंगे, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है,
ठीक यस है। सर। तो आप हम यहाँ पे क्या दिखाना चाह रहे थे, अगर यह प्लस होता है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे प्लस, सपोज ये इक्वेशन इस फॉर्म में होता, वो जो इक्वेशन दिया है उसको छोड़ दीजिए, अगर यहाँ पे इक्वेशन होता y, ये अगर आपके पास इक्वेशन होता, ठीक है, तो ये इक्वेशन आपको देता y इज इक्वल टू x माइनस 1, और यहां से इसको अगर पक्षांतरित करते तो y इज इक्वल टू कितना दे देगा ये, क्या देगा बताओ, 3 माइनस एक्स देगा कि नहीं? यस सर। अब यहां से देख लीजिए, आप देखिए यहाँ ये जो इक्वेशन है, यह इक्वेशन पहले वाले के फॉर्म में है, ठीक है, और यहीं पे जो पुराना इक्वेशन आपको दिया हुआ है y माइनस एक्स, और यही इक्वेशन आपको क्या दे रहा है, y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स। अब ये इक्वेशन जो दे रहा है, ये इक्वेशन जो बन रहा है आपका, ये इक्वेशन आप किस फॉर्म में है कि नहीं? है कि नहीं? यस सर। Yes, sir. जी सर। अब देखिए, यानी कि पहला जो इक्वेशन है दैट इज द डिमांड इक्वेशन, और दूसरा क्या है, सप्लाई इक्वेशन। अब इस तरह के आप सैकड़ों इक्वेशन बना सकते हैं इकोनॉमिक्स में, इस तरह के सैकड़ों इक्वेशन बना सकते हैं। अब यहाँ पे क्या कर लेंगे हम, क्योंकि जनरली हम लोग एक्स को इंडिपेंडेंट मान लेते हैं, इसलिए हमने यहाँ इंडिपेंडेंट एक्स की तरफ लिख दिया, और यहाँ वाई को हमने डिपेंडेंट बना दिया। इसी को डिमांड एनालिसिस में वाई की जगह में हम लोग एक्स कर देंगे, या वाई की जगह में हम लोग क्यू कर देंगे, और 3 के और एक्स की जगह में हम लोग पी कर देंगे। तो ये आपका डिमांड इक्वेशन हो गया। इसी तरह से क्यू एस यहाँ पे हम लोग कर दें 1 प्लस पी, ये आपका सप्लाई का इक्वेशन हो गया। अब इस तरह से जब इक्वेशन दिया होगा तो दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, एक तो ग्राफिकल मेथड से कर सकते हैं, और एक किस मेथड से कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन। हाँ, सब्स्टिट्यूशन या इलिमिनेशन मेथड से। अब देखिए यहाँ पे जो आपको पीपीटी में दिखाया गया है, इसमें आपको इसका सॉल्यूशन दिखा रहा है। सॉल्यूशन दिखाया है क्या, ग्राफिकल मेथड से। ग्राफिकल मेथड से क्या बनाया है, एक येलो कलर वाला जो आपको लाइन, स्ट्रेट लाइन बनाया गया है, तो y माइनस एक्स इक्वल टू 1 के लिए बनाया गया है। ग्रीन कलर का जो बनाया गया है वह क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 3। और आप जनरली इकोनॉमिक्स में आपने देखा होगा, देखिए इकोनॉमिक्स में आपने देखा होगा कि डिमांड जो कर्व होता है, डिमांड वह कैसा होता है, नेगेटिव स्लोप्ड होता है, यानी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग, ठीक है। इसी तरह से इस इक्वेशन का आपका हो गया आपका x प्लस वाई इक्वल टू 3, और इसी तरह से आपने जो सप्लाई का लिए बनाया है वो इस पॉइंट पे आके आपका बन गया है y माइनस एक्स इक्वल टू 1। अब ये सप्लाई फंक्शन का हो गया। अब देखिए यहां से आपने दोनों इक्वेशन को, दोनों को अपने ग्राफिकली ड्रॉ किया, और जिस पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही होंगी, इसी पे आपको क्या होगा, एक्स और वाई का वैल्यू मिल जाए, एक्स और वाई का वैल्यू डिटरमिन्ड हो जाएगा, ठीक है। तो दिस पॉइंट इज एक्स इक्वल टू 1 एंड वाई इक्वल टू 2। बात समझ में आ रही कि नहीं? इफ इन एक्स एक्सिस देयर इज अ प्राइस, ऐसा जनरली हम लोग नहीं करते हैं, ठीक है। प्राइस को हमेशा हम वाई में लिखते हैं। यही थोड़ा सा इसमें समझना जरूरी है कि प्राइस इंडिपेंडेंट होने के बावजूद भी वाई एक्सिस में जाता है, और कमोडिटी डिपेंडेंट होने के बावजूद एक्स एक्सिस में जाता है। इसके लिए अगर आप लोग पहले से जानते हैं कोई कारण क्यों ऐसा लिखते हैं तो आप लोग बता दीजिए, अदरवाइज हम बताते हैं आपको क्यों ऐसा लिखते हैं। सर क्या सर वो
क्या सर? सर क्या बोल रहे हैं सर क्वेश्चन हमारा ये था कि जनरली हम लोग जब भी ग्राफ प्लॉट करते हैं, 2 डायमेंशनल ग्राफ की जब बात करते हैं, तो एक्स एक्सिस में हम लोग इंडिपेंडेंट वैल्यू को दिखाते हैं, वाई एक्सिस में हम लोग डिपेंडेंट वैल्यू को दिखाते हैं। हम जब फंक्शनल रिलेशनशिप तय करते हैं तो पी को हम लोग इंडिपेंडेंट बताते हैं, एक्स को जो क्वांटिटी डिमांडेड और सप्लाई को हम लोग डिपेंडेंट मानते हैं। इसके बावजूद हम लोग प्राइस को यहां लिख लेते हैं, ठीक है, प्राइस यहां हो गया और क्वांटिटी डिमांडेड और सप्लाई को हम लोग ने एक्स एक्सिस पे लिख दिया। क्यों ऐसा करते हैं? DNS क्यों ऐसा करते हैं? बताइए, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? सर शायद उसको कॉम्प्लेक्स ना बनाने के लिए। अच्छा, ऐसा करने से सिंपल हो जाता है क्या? हाँ सर, काइंड ऑफ हो सकता है। और किसी का? समीर, जाता है सर। समीर सर बताओ क्यों ऐसा करते हैं? देखिए, ये एक व्यवहारिक पक्ष है, दिस इज अ प्रैक्टिकल नोशन, प्रैक्टिकल अप्रोच। एक्चुअली क्या होता है कि वाई एक्सिस में हम एक वेरिएबल्स के साथ ही ज्यादा हम लोग जाने का प्रयास करते हैं। अगर हमको यहाँ पे जनरली हम लोग बात करते हैं विशेषकर डिमांड एनालिसिस, ऐसा केवल डिमांड एनालिसिस के साथ ही ऐसा होता है, डिमांड और सप्लाई के साथ ही ऐसा होता है जनरली, ठीक है, कि हम लोग इंडिपेंडेंट को इसमें मान लेते हैं और डिपेंडेंट को इसमें हम इन दोनों ही राशियों को दिखाना चाहते हैं। दूसरा ये चीज कहते हैं कि ये जो डिमांड और एफ जो सप्लाई जो है, यह टोटली डिपेंड होता है ह्यूमन साइकोलॉजी पर। जब आप सेकंड ईयर में जाएंगे तो आप पढ़ेंगे किन्स का साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन, ठीक है, किन्स का जब पढ़ेंगे आप साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन, जिसमें किन्स आप कहते हैं कि जैसे जैसे व्यक्तियों की लोगों की आय बढ़ती है उस अनुपात में कंजम्पशन जैसे जैसे लोगों की आय बढ़ती है तो लोगों की कंजम्पशन भी बढ़ती है, लेकिन उस मात्रा में कंजम्पशन नहीं बढ़ती जिस मात्रा में इनकम बढ़ता है, आय बढ़ता है, बल्कि सेविंग्स ज्यादा अधिक तेजी से बढ़ता है, ठीक है। ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है। यहाँ पे क्या होता है, जब डिमांड एनालिसिस करते हैं तो कहने के लिए हम एनालिसिस करने के लिए कहते हैं कि प्राइस जैसे जैसे चेंज होगा वैसे वैसे क्वांटिटी भी चेंजेज होगा। लेकिन जब हम प्रैक्टिकल वे में हम जाते हैं तो जनरली हम देखते हैं कि व्यक्ति अपने कंजम्पशन के हिसाब से ही तय करता है कि कौन सी वस्तु को खरीदेगा, कौन सी वस्तु को नहीं खरीदेगा। इस बात से कितने लोग इत्तेफाक रखते हैं, कितने लोग नहीं रखते हैं? कृपया अपना मोशन रखें। यस सर। विचार रखें, कितने लोग इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? मतलब कि हम लोग एनालिसिस करने के लिए पी को इंडिपेंडेंट बना लेते हैं, बट इन प्रैक्टिकल हम जाते हैं मार्केट में, हम तय करते हैं कि हमें किस वस्तु की डिमांड करनी है। बताइए, यस सर। है कि नहीं? यस तो व्यवहारिक पक्ष पे इंडिपेंडेंट हो गया। यही एक बेसिक कारण है कि एनालिसिस के लिए, समझने के लिए बेहतर होता है, इसलिए इसको करना होता है। जैसे आपके मित्र ने कहा कि सर इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को कम करने के लिए, तो वो एक उत्तर हो सकता है, बट वो आधा से भी कम का उत्तर होगा, क्योंकि जब भी कोई बात आप करते हो उस बात को पूरी तरह से आपको डिफेंड करना होता है, तो ये कारण होता है। तो इसलिए इसको इस तरह से लिखते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या किया कि हम लोग ने 2 इक्वेशन लिख लिए थे यहाँ पे, x + y = 3 और y - x = 1, और दोनों को हमने जोड़ दिया तो ये कट गए थे, 2y हो गए थे और यहाँ पे 4 हो गए थे,
y इक्वल टू हमको कितना मिल गया? 2 y इक्वल टू 1 इक्वल x इक्वल 1 टू और x इक्वल टू 1 हमको मिल गया। इसको हम लोग कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने का सबसे इजीएस्ट और सबसे सरल तरीका है, सबसे बेहतर तरीका है। बट इन इकोनॉमिक्स हम लोग इस मेथड का प्रयोग बहुत ही बिरले करते हैं, केवल अपने उत्तर की जांच करने के लिए। कारण इसका क्या है, इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। कारण इसका ये है कि इन इकोनॉमिक्स हम लोग क्या करते हैं, हम ह्यूमन बिहेवियर को मापते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के मदद से। हम कहते हैं कि डिमांड इज सच एंड सप्लाई इज सच, देन देयर इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट विल बी डिटरमिन एट द पॉइंट ई वेयर क्वांटिटी इज एफ ओ एफ एंड प्राइस इज ओपी। है कि नहीं? कहते हैं कि नहीं? बताइए। Yes. यहां तक किसी को कुछ समस्या? ठीक है। Yes, अब ये ग्राफिकल मेथड से करते हैं। तो जब हम जो भी हमारे पास बजट, जो भी हमारे पास एक टेबल दिया रहता है, ये बंच ऑफ हमारे पास ये सपोज हमको प्राइस दे दिया और ये एक्स दे दिया, ठीक है, या हमारे पास एक्स हम लोग कर ले, यहाँ पे पी कर ले, या फंक्शन इस तरह से कर लेते हैं। तो अब इसमें हम लोग को अचानक ही वह लेवल हमको नहीं मिल जाता है जिस लेवल को हम लोग ने यहाँ अचीव कर लिया। इकोनॉमिक्स में या बीइंग द ह्यूमन बिहेवियर और स्टूडेंट ऑफ सोशल साइंस, are you ready to say that we are just acquiring or achieving the equilibrium point or our satisfaction level at a glance? ऐसा होता है क्या? No, sir. No, sir. नो। हम लोग क्या करते हैं कि हम एक यूनिट पहले कंजम्पशन किया, फिर हमने एक यूनिट हमने बढ़ाया, फिर उसका कंजम्पशन किया, हमको लगा कि नहीं अभी संतुष्ट नहीं हुई, फिर सेकंड यूनिट हमने लिया, फिर हमने कंज्यूम किया, थोड़ा सा लगा संतुष्टि हमारे बेहतर हुई, फिर तीसरा हमने किया। तो हमारा एक लेवल मिल जाता है जिसके आधार पर हम कहते हैं नहीं, हमको अगर यहाँ पे एक्स की मात्रा 1 हो जाए या -1 हो जाए या 0 हो गया या 1 और यहाँ पे 2, ठीक है। इसीलिए हम बेहतर तरीका मानते हैं कि इकोनॉमिक्स के जो भी इश्यूज है, प्रॉब्लम्स है, उनको हम ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करें। तो जब उसको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करते हैं तो हमको साइमल्टेनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन भी हमको किस तरह से निकालना पड़ेगा? ग्राफिकल मेथड से ही निकालना पड़ेगा। और ग्राफिकल मेथड के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? आर्बिट्ररी आपको इनफाइनाइट नंबर ऑफ आपको अचीव करना पड़ेगा। अब इसका एक शॉर्टकट तरीका होता है कि इसके इक्विलिब्रियम को फाइंड आउट करने के लिए। जैसे यहाँ पे आप क्या किया, आप कर लिया आपने y प्लस एक्स इक्वल टू 3, y माइनस एक्स इक्वल टू 1, इसको सीधे जोड़ दिया, इसको जोड़ दिया आपने, तो ये मिल गया आपको y इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 1। तो सबसे पहले आप रख दीजिए x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2, ये आपने फाइंड आउट कर लिया। बहुत बढ़िया है, आपने फाइंड आउट कर लिया। अब इसके अलावा या आप इधर 2 कर लीजिए या 3 कर लीजिए या जो बढ़ा लीजिए, आपको जो मेन पॉइंट है उसको फाइंड आउट कर लीजिए, बाकी को प्राप्त करके आप ये ग्राफ बना सकते हैं, ठीक है। तो जब इसमें जब x इक्वल टू -1 होगा तब क्या हो जाएगा? y बराबर क्या होगा? y बराबर 4 हो जाएगा सर, 0 हो जाएगा। y बराबर सर 0 हो जाएगा एक इक्वेशन में। y -1 इक्वल्स टू x वाले से 0 हो जाएगा y इक्वल्स टू। हाँ सर, एक से। ठीक है। दूसरा, अब इसमें देखिए, ये हम लोग ने क्या किया, इसके लिए अलग अलग इक्वेशन का बनाना पड़ेगा। पहले इस इक्वेशन का बनाना पड़ेगा और
इस इक्वेशन को अलग अलग तरीके से बनाना पड़ेगा। और दोनों ही इक्वेशन में हम लोग देखेंगे, सपोज ये इक्वेशन हमारे लिए ये किसी एक इक्वेशन का बन गया, सपोज हमारे लिए y माइनस एक्स के लिए टेबल बना, तो इसी तरह से हमको y प्लस एक्स इज इक्वल टू 3 के लिए अलग से एक टेबल बनाना पड़ेगा। अब वहां पर भी सपोज हमको इस तरह से वैल्यूज मिल जाते हैं, x इज इक्वल टू एफ पी बराबर जो भी हमको मिल जाता है, सपोज यहाँ 1/2 और बाकी जो भी रेस्ट वैल्यू, तो जो ये कॉमन वैल्यूज आते हैं उसी के आधार पे हमको इसमें इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है। और इसी इक्विलिब्रियम को हम आप इंडिविजुअल इक्विलिब्रियम कर लें, और ये डिमांड फंक्शन और ये सप्लाई फंक्शन और ये सपोज मार्केट को एक्सप्रेस करते हैं, जिसको हम मार्केट इक्विलिब्रियम भी कर लेते हैं। ठीक है, जैसा कि ग्राफ में दिया है। ठीक है, इसको साइमल्टेनियस इक्वेशन के जो ग्राफ है उसको एक बार थोड़ा सा देख लीजिए, समझ लीजिए, इसमें अगर कोई दिक्कत आता है तो बताइए। एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं, क्वेश्चन नोट करिए, इसको कर लीजिएगा, तो पेपर में दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है। यस सर। हेलो, हाँ लिखिए। बोलिए सर। ए मार्केट डिमांड कर्व इज गिवन बाय D is equal to 50 minus 5P. So 50 minus 5P. Find the maximum price anybody will pay for. Find the maximum price anybody will pay for the commodity. After anybody, find the maximum price anybody will pay for the commodity. okay. बताइए, दूसरा और इसी के साथ क्वेश्चन है, द अमाउंट डिमांडेड व्हेन कमोडिटी इज अ फ्री गुड। what sir? Sir repeat. The amount demanded when commodity is a free good. Sir. So maximum price will be 10 and सर शायद 10 होगा। amount demanded will be 50. हाँ सर। पहला हो जाएगा P इक्वल टू 10, और ठीक है। D दूसरे का D इक्वल टू कितना हो जाएगा? 50। वेरी नाइस, वेरी नाइस। चलिए, ये इक्वेशन आप लोग ग्राफ कल सॉल्व करके आइएगा। कल क्लास होगी ना जी, कि नहीं करना है? Yes sir. सर ये वाले क्वेश्चन जो अभी आप दिए। नहीं, दूसरा क्वेश्चन इसको ग्राफिकल मेथड से करना है, लिख लीजिए। क्या लॉकडाउन है तो क्या करना है? नहीं करना पड़ना है? ग्राफ नहीं मिल रहा सर, ये कह रहे हैं। अरे तो ग्राफ पे मेरा कहने का नहीं मिल रहा है तो आप अपने यहाँ बहुत मिल रहा है यार, कौन कह रहा है कि नहीं मिल रहा है? हमारे यहाँ तो सारी चीजें मिल रही, और प्रयागराज में भी अब सब्जी मंडी वगैरह सारे चीज खुल रहे हैं, स्टेशनरी की दुकान भी खुल रहे हैं। ठीक है, यस नॉर्मल हो गया। नहीं नॉर्मल नहीं हुआ है, लेकिन कुछ कुछ दुकानें खुल रही हैं। आपको जरूरत है तो आप उसके हिसाब से अपने आप को थोड़ा सा कष्ट दीजिए, और मार्केट तक तो जाना पड़ेगा आपको। और बाकी ऑनलाइन की सेवाएं, ये 2 इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। सर एक बार बोल दीजिए, देख नहीं रहा। सर जो इक्वेशन थी उसे पढ़ चुकी। सर इक्वेशन बोल के लिखा दीजिए। हाँ, 13x + 16y = 58।
13x is equal 13x plus 16y is equal to 58, 5x minus 11y is equal to 9। ये एक इक्वेशन है, इसका आपको इक्विलिब्रियम ढूंढना है, किसका इस्तेमाल करके? ग्राफिकल मेथड का इस्तेमाल कर, ग्राफिकल मेथड का इस्तेमाल करके। ग्राफ ना ही सही, लेकिन अपने कॉपी पे इस तरह के क्वेश्चन को जरूर कर लीजिएगा। कल हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। जी सर। ठीक है, ओके सर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन और भी इक्विलिब्रियम के जो फॉर्म है ना, उसके बारे में हम लोग कल डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को नजर झेलने के लिए, इतनी बुरी स्थिति में भी आप लोग क्लास में जुड़े रहने के लिए।